स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपकी अपनी एक्सीलेंट क्लासेस में। डेली करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि भारत को कितनी क्षमता स्थापित करेगा 2021 से लेकर 2025 तक के मध्य में। तो जो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल है उसने विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक जारी किया है। हाल ही में उसने विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक जारी किया है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास केंद्र और राज्य के बाजारों में 10.3 गीगावाट की पवन ऊर्जा परियोजनाएं निर्माणाधीन है। 10.3 गीगावाट और 2021 से 2025 तक के मध्य भारत 20 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित कर लेगा। तो जो हमारा कोविड-19 का ईयर है 2020 वह वैश्विक पवन ऊर्जा उद्योग के लिए सबसे अच्छा वर्ष रहा है। कोविड-19 की वजह से बहुत सारी चीज़ों में सुधार भी आया है, हर चीज़ नीचे की तरफ नहीं गई है, प्रकृति से लेकर चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, प्रदूषण कम हुआ है जिससे इन सारी चीज़ों में बढ़ोतरी हो रही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सिविल सेवाओं में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए मुफ्त कोचिंग छात्रवृत्ति की घोषणा किसने करी है? तो ये हैं सोनू सूद। ऐसा करने वाले सोनू सूद हैं। इन्होंने हाल फिलहाल में कोविड-19 में बहुत सारे लोगों की मदद की है, ऑक्सीजन पहुंचाने में, ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए हैं। अब इन्होंने एक सिविल सेवाओं में जो भी छात्र हैं जिनका बेसिक स्तर या जिनका आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनके लिए इस छात्रवृत्ति की घोषणा की है। तो सोनू सूद ने यूपीएससी और आईएएस में शामिल होने के इच्छुक छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए संभवम योजना शुरू की है। और जो सूद चैरिटी फाउंडेशन है उसने डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन के साथ मिलकर जो भारतीय छात्र आईएएस की कोचिंग करना चाहते हैं उन्हें फ्री छात्रवृत्ति 2021 की शुरुआत कर दी है। इसमें शामिल होने वाले छात्र होंगे वही जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से होंगे, उनके लिए यह पहल है और इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 जून 2021 है। तो जो भी विद्यार्थी इसमें आवेदन करना चाहते हैं वो 30 जून 2021 के पहले तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। जल जीवन मिशन के लिए किस राज्य सरकार ने 10,870 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? हाल ही में कई सारे राज्यों में जल जीवन मिशन के तहत रुपए आवंटित किए गए हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान। अब केंद्र सरकार ने चुनावी राज्य यूपी के लिए 10,870 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ऐसा किया गया है क्योंकि यहाँ पर गांव-गांव, घर-घर में जल को पहुँचाया जा सके। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष यूपी को केंद्रीय अनुदान 4 गुना ज़्यादा मिला है। इस बार 4 गुना ज़्यादा आवंटित किए गए हैं यहाँ पर रुपए। और जो हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं वह है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। ऐसा किया गया है क्योंकि प्रत्येक ग्रामीण परिवार के घर तक नल से जल पहुँचाने की यह प्रक्रिया, ये पहल पूरी की जा सके, यह योजना को पूरे तरीके से सुचारू रूप से चलाया जा सके, इसलिए उत्तर प्रदेश को 10,870 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के तहत आवंटित किए गए हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिजिटल हेल्थ स्टार्टअप 1 मिलीग्राम का अधिग्रहण कौन सी कंपनी करेगी? जैसे कि हम फोटो में देख पा रहे हैं, अब रतन टाटा ग्रुप इसका अधिग्रहण करेगा। जैसे कि टाटा ग्रुप एक और स्टार्टअप कंपनी का अधिग्रहण करने जा रहा है, जैसे कि टाटा डिजिटल ने ऑनलाइन हेल्थ केयर मार्केट प्लस 1mg में मेच्योरिटी स्टेक लेने की घोषणा की है। अभी हाल फिलहाल में ही उन्होंने 1mg में मेच्योरिटी स्टेक लेने की घोषणा की है और जो 1mg कंपनी है इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। आज जो 1mg कंपनी है यह ई हेल्थ सेक्टर की सबसे प्रमुख कंपनी है। टाटा डिजिटल इकोनॉमी में यह महत्वपूर्ण स्टार्टअप अधिग्रहण करेगा। और जो टाटा ग्रुप है इसने इससे पहले एक और जो हेल्थ केयर है इसमें स्टार्टअप में भाग लिया था, उसका अधिग्रहण किया था। तो इसका राइट आंसर है टाटा डिजिटल। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। G7 के नेताओं ने हाल ही में किस देश के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए B3W लॉन्च किया है? चीन ने हाल में ही G7 के सदस्य देशों को खुलेआम धमकी दी है। उन्होंने जो चीन है उसने जो G7 है उसके सदस्य को खुलेआम धमकी दी है। तो जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के खिलाफ
जो इन्होंने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट निकाला है उसके खिलाफ G7 को जो G7 इसका विरोध कर रहा है, तो चीन अब इससे बौखलाया हुआ है। जो चीन का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट है, इसका मुकाबला करने के लिए विकासशील देशों की मदद के उद्देश्य से बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड लॉन्च किया गया है। V3W बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड यह लॉन्च किया गया है। इस सम्मेलन के दौरान जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और G7 साझेदार जितने भी और देश हैं वह सारे साझेदार नए वैश्विक बुनियादी ढांचा V3W के लिए सहमत हुए हैं। चीन के खिलाफ है ये, और चीन ने अपना प्रोजेक्ट निकाला था बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट, इसके खिलाफ यह V3W लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर है चीन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस IIT संस्थान के प्रोफेसर मुकेश शर्मा को WHO का मानद सदस्य नियुक्त किया गया है? तो यह प्रोफेसर मुकेश शर्मा है IIT कानपुर से। इनको WHO ने प्रदूषण रोकथाम के कार्यों पर अहम जिम्मेदारी दी है। यह IIT कानपुर से हैं। उन्हें वैश्विक वायु प्रदूषण व स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह का मानद सदस्य बनाया गया है। WHO ने इनको बनाया, यह बहुत ही बड़ी उपाधि है इनके लिए। तो IIT कानपुर में यह सिविल इंजीनियर से जुड़े हुए हैं हाल फिलहाल में, और ये जो WHO है उसमें 194 सदस्य हैं। 194 सदस्य राज्यों में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए नीतियों पर WHO सलाहकार समूह का हिस्सा रहेंगे। कौन? प्रोफेसर मुकेश शर्मा। तो इसका राइट आंसर है IIT कानपुर। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के किस राज्य के विश्व के सबसे बड़े परिवार के मुखिया जियोना चाना का हाल ही में निधन हो गया है? जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं इनका परिवार कितना बड़ा है, एक गांव बन जाए इसमें। तो ये है मिजोरम से है। इनकी 39 पत्नियां थी और 94 बच्चे थे। इन सबको मिलाकर कुल 181 सदस्यों का इनका परिवार था। ये खुद भी 76 साल के थे और मिजोरम में यह निवास करते थे। हाल फिलहाल में ही इनका निधन हो गया है। तो जो मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इनके निधन पर दुख जताया है और सहमति व्यक्त की है। जो इनका गांव है वो इनके परिवार के कारण राज्य में पर्यटकों का मुख्य आकर्षण केंद्र बन गया था, क्योंकि इनके गांव में जितने भी पर्यटक आते थे वो इनके परिवार का जो केंद्र है वह ये आकर्षण का केंद्र था पर्यटकों के लिए। इनका जो परिवार है यह भारत का ही सबसे बड़ा परिवार नहीं था, इनका परिवार दुनिया का सबसे बड़ा परिवार था, जिसके मुखिया थे जियोना चाना, और हाल ही में इनका निधन हो गया। तो ये मिजोरम से थे। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में भारत के 30 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में से किस बैंक को प्रथम स्थान दिया गया है? तो डीवीएस बैंक को प्रथम स्थान मिला है। तो जो फोर्ब्स है उसने विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची का 3rd संस्करण जारी किया था हाल फिलहाल में ही। यह रिपोर्ट दुनिया भर के 43,000 बैंकिंग ग्राहकों को उनके वर्तमान और पूर्व बैंकिंग संबंधों पर सर्वेक्षण करके बनाई गई एक रिपोर्ट है, जिसमें भारत के 10 शीर्ष बैंक हैं, जैसे कि डीवीएस, CBI, ICICI बैंक, HDFC बैंक, महिंद्रा कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, SBI बैंक, फेडरल बैंक, शाश्वत बैंक और स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक। ये 10 बैंक शीर्ष स्थान पर हैं, जिसमें से डीवीएस प्रथम स्थान पर है। जो डीवीएस है वह अन्य बैंकों की तुलना में कई मानकों पर उत्कृष्ट है, और जो डीवीएस की सामान्य संतुष्टि और ग्राहकों की एडवाइस है वह बहुत ही अच्छी है। इन्हीं कारण से डीवीएस भारत में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। यह दूसरी बार हुआ है जब डीवीएस कंटिन्यू फर्स्ट रैंक लाया है। तो इसका राइट आंसर है डीवीएस। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने हाल ही में समग्र शिक्षा योजना जारी करी है और इसके तहत 7,622 करोड़ रुपए जारी किए हैं। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो समग्र शिक्षा योजना है वह 1st से लेकर 12th तक स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया है, समग्र शिक्षा योजना। इस कार्यक्रम के तहत 2021 और 22 के लिए, जो 21 और 22 का स्कूली योजना होंगे, उसके लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत किताबें, यूनिफॉर्म, जो कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय हैं, बालिका विश्वविद्यालय हैं, उनके संचालन के लिए 7,622 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसकी जो योजना है
वह योजना है शिक्षा को एकीकृत योजना है, यह समग्र शिक्षा योजना, एकीकृत शिक्षा का एकीकरण। तो इसका राइट आंसर है समग्र शिक्षा योजना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चर्चित ज़ॉम्बीफायर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आईएएस और पीएससी में जरूर आते हैं, तो इनके लिए भी हमें डिस्कस कर लेते हैं ताकि वहां जाकर हमें ऐसे क्वेश्चन में अटकना ना पड़े। तो जैसे कि इसमें डिस्कस किया गया है ज़ॉम्बीफायर के बारे में। ज़ॉम्बीफायर क्या है? तो इसका फर्स्ट कथन है ज़ॉम्बीफायर एक अग्नि है जो भूमिगत रूप से जलती है और फिर कुछ समय के बाद सतह पर फैल जाती है। पहले यह भूमिगत के अंदर ही, भूमि के अंदर ही जलती रहती है, उसके कुछ समय बाद यह पृथ्वी की सतह पर दिखाई देती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पीठभूमि जैसे जैविक मृदा में गहराई में जलती रहती है। थर्ड ऑप्शन है, कथन है अति निम्न तापमान के कारण आर्कटिक क्षेत्र पृथ्वी पर एकमात्र स्थान है जहां ज़ॉम्बीफायर अनुपस्थित है। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है हमें यह बताना है। जैसे कि मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ, यह है ज़ॉम्बीफायर की फोटो, और जो यह आग है यह भूमिगत तो लगी रहती परंतु कुछ समय बाद पृथ्वी पर या सतह पर दिखाई देती है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। आर्कटिक क्षेत्र में आग उन क्षेत्रों में भी फैल रही है जो पहले आग प्रतिरोधक क्षेत्र थे। तो आर्कटिक क्षेत्र पर यह आग अनुपस्थित नहीं है, उपस्थित है। तो थर्ड ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। और यह आग प्रतिरोधी क्षेत्र में ज़्यादा फैल रही है आर्कटिक क्षेत्र में। और आर्कटिक वृत्त के उत्तर में स्थित जो टुंड्रा क्षेत्र होता है जहाँ पर वनस्पति नहीं पाई जाती है, वह शुष्क होता जा रहा है लगातार। और वहाँ की जो वनस्पति है जैसे कि मोम, घास, छोटी झाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें आग पकड़ने लगी हैं और ज़ॉम्बीफायर की वजह से जलने लगी हैं। तो जो पीठ भूमि होती है जैसे कि जैविक मृदा, उसकी गहराई में ये जलती हैं। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट और सेकंड, कथन पहला और दूसरा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा आज का लकी क्वेश्चन होगा। इनमें से किस देश के अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीन स्पेन को संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? स्पेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोस्टारिका। तो जैसे कि आपको मैप में दिखाया जा चुका है, मैप की मदद से आप बता सकते हैं कि यह कौन सा देश है। आज का लकी क्वेश्चन का आंसर देकर आप हमारे लकी विजेता बन सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ऑसम डे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।